नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में साथियों हम आपके लिए कराने वाले हैं MA फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर। साथियों, MA फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर जिसका साथियों बुक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। साथियों, इस वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन कराने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में वो क्वेश्चन कराने वाले हैं साथियों जो आप पेपर में 10वां क्वेश्चन देखते हो ना कि निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, वो वाले साथियों इस क्वेश्चन में कराने वाले हैं। साथियों, यदि वो क्वेश्चन आया तो मैं वादा करता हूं साथियों कि इस प्रश्न में से आपको देखने को मिलेगा, इस प्रश्न में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा साथियों जब आप पेपर हॉल में बैठोगे। तो साथियों, मैं एक बार कहता हूं कि आप इस वीडियो को भी एक बार देख लें क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा साथियों। और साथियों, क्षमा चाहता हूँ इस क्वेश्चन को मैं देने में थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो साथियों उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इस क्वेश्चन मुझे लगा कि साथियों ये आने की संभावना, तो साथियों इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया। तो साथियों चलते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध MA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस कोर्स 4, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। लेटेस्ट सिलेबस इंटरनेशनल रिलेशन साथियों, जिसका पेपर कोड है G271 साथियों इसका पेपर कोड है। और साथियों इससे पहले हमने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इससे पहले साथियों 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। ये साथियों हमारी 7वीं वीडियो है, इस पेपर की साथियों हमारी 7वीं वीडियो है। और साथियों हमने इतना करा दिया है कि हमारी वीडियो को भी देख लोगे ना आप तो पेपर करने चले जाओ तो आप एक उच्चतम स्कोर प्राप्त कर लोगे। साथियों मैं आपको बताता हूं कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसका तरीका बदल सकता है पूछने का, लेकिन जब आप गहन ढंग से यदि आपने पढ़ा है तो आपको मैं बताता हूं कि प्रश्न वहीं से आ रहा है, प्रश्न वही है लेकिन उसका पूछने का तरीका अलग है। तो चलिए साथियों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। वो है साथियों 19वां क्वेश्चन, बुक का है 19वां क्वेश्चन। और जो हमारी वीडियो का क्रम है वो है पहला प्रश्न 19, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो साथियों 10वां क्वेश्चन आता है ना कि निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, तो ये वो वाला क्वेश्चन है साथियों। हो सकता है ये डायरेक्ट ही आ जाए, पूरा ही पूछ ले, और अन्यथा उसमें से तो पूछ ही सकता है। खेल सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय कानून, परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT, परमाणु अप्रसार संधि NPT। साथियों NPT की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेजडी। क्या? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेजडी। और चौथा उत्तरीय अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरीय अटलांटिक संधि संगठन। तो साथियों इसका नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नाटो का N से नॉर्थ ए से अटलांटिक, T से टेरिटरी और O से ऑर्गेनाइजेशन, O से ऑर्गेनाइजेशन। पूर्व विध्वंस और लास्ट व्यापक परमाणु परीक्षण यानी प्रतिबंध संधि यानी CTBT के साथ फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रेटी। ठीक है साथियों, ये आपकी फुल फॉर्म है किसकी? CTBT की। तो चलिए साथियों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथियों जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और साथियों हम आपसे वादा करते हैं कि जो हम करा रहे हैं आप उसको सही तरीके से पढ़ लेते हैं, सही तरीके से कर लेते हैं। चाहे आप मेरे वीडियो से करो, चाहे आप अपने खुद से करो, आप अपने मॉडल से भी कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो से भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो देखें साथियों, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए हम इस वीडियो में लेकर आए। चलिए साथियों स्टार्टिंग करते हैं। पहला खेल सिद्धांत, मार्टिन सुविक, कार्ल डायस तथा ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न आदि विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को खेल के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में दो परस्पर विरोधी राष्ट्रों को खेल में दो विरोधी पक्षों के समान माना जाता है। खेल के समान ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को चालों का अनुमान लगाकर तथा उसके संबंध में
अवश्य सूचना प्राप्त करके उसे आगे देखते हैं साथियों, करके उसे पराजित करने का प्रयास करता है। खेल सिद्धांत की अपनी एक सुनिश्चित विधि है जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं साथियों, खेल सिद्धांत में जिस खेल की विवेचना की गई है वह युक्ति का खेल है, न कि संयोग का खेल। एक खेल की भांति इस सिद्धांत में भी स्वयं के नियम, खिलाड़ी, क्रियाएं, रणनीति तथा क्षतिपूर्ति आदि होते हैं। यह खेल प्रतिस्पर्धापूर्ण तथा सहकारितापूर्ण दोनों ही प्रकार का हो सकता है। इस विधि के निम्नलिखित तत्व हैं, कौन कौन से उन्हें देखते हैं। पहला, संघर्ष। सर्वप्रथम यह मान लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दो विरोधी शक्तियां हैं या गुट विद्यमान हैं जिनकी परस्पर विरोधी नीतियों के कारण उनमें संघर्ष होना निश्चित है। यह संघर्ष ही खेल है और दोनों गुट खेल के दो पक्ष हैं। खेल के नियम। जिस प्रकार खिलाड़ियों के दोनों पक्ष अपनी स्थिति तथा क्षमता आदि का विचार करके अपनी टीम यानी पक्ष के लिए खेल संबंधित कुछ नियम निर्धारित करते हैं, उसी प्रकार दोनों विरोधी गुट भी अपनी स्थिति तथा क्षमता आदि की दृष्टि से अपने लिए कुछ नियम निर्धारित करते हैं। इन्हें ही खेल के नियम की संज्ञा प्रदान की जाती है। तीसरा पॉइंट, तीसरा तत्व सूचना संग्रह करने का है। इसमें अपने गुप्तचरों तथा विभिन्न साधनों के द्वारा शत्रु राष्ट्र की आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। आंतरिक स्थिति के अंतर्गत आर्थिक, तकनीकी, सैनिक आदि की क्षमता का तथा बाह्य स्थिति के अंतर्गत उसके मित्र या शत्रु राष्ट्रों के व्यवहार और शक्ति समानता आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। चौथा, युद्ध नीति। विरोधी राष्ट्र की गतिविधियों और चालों का अनुमान लगाकर उसके आधार पर अपनी भावी कार्यवाही या रणनीति निश्चित करना युद्ध नीति कहलाती है। युद्ध नीति का उद्देश्य है कि शत्रु की किसी भी संभावित कार्रवाई का सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। पांचवा, मूल्यांकन। यदि युद्ध के परिणाम स्वरूप समग्र लाभ अथवा हानि का अनुमान लगाना खेल सिद्धांत के 3 प्रकार हैं, वो मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, उनको देखते हैं। पहला, शून्य योग खेल। क्या शून्य योग खेल? इस प्रकार के खेल के संघर्ष का स्वरूप निर्णायक होता है, अर्थात दोनों पक्ष जीवन मरण के संघर्ष में संलग्न हो जाते हैं। फलस्वरूप एक पक्ष पूर्ण विजय और दूसरा पूर्ण विनाश प्राप्त करता है। दूसरा, सतत योग खेल। इस प्रकार के खेल में किसी पक्ष को लाभ दूसरे पक्ष की हानि के परिणाम स्वरूप नहीं मिलता है। दोनों पक्ष पारस्परिक हित की भावना से प्रेरित होकर समान लाभ प्राप्त करते हैं। तीसरा पॉइंट साथियों, यानी अशून्य योग खेल। अशून्य योग खेल। इस प्रकार के खेल में स्थिति उपरोक्त दोनों प्रकार के मध्य की है। इसमें संघर्षरत पक्षों में विरोध तथा सहयोग दोनों हो सकते हैं। यद्यपि खेल का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है, फिर भी यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ पक्षों का समझने के लिए उपयोगी है और इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विश्लेषण एवं विवेचन सूक्ष्मता के साथ किया जा सकता है। खेल के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को क्रीड़ा स्थली मानता है, जहां राष्ट्र तथा राज्य अपनी व्यूह रचना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल सिद्धांत में विश्वास करने वाले व्यक्ति खेल का एक मॉडल बनाते हैं और इस मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन पर लागू करते हैं। उसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून साथियों। सेकंड पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग वर्तमान युग में हुआ है। 17वीं शताब्दी तक इसे राष्ट्रों के कानून के नाम से जाना जाता था। इसके कुछ समय पश्चात इसे राष्ट्रों के मध्य के कानून के नाम से जाने लगा।
विलेक्स्टोन, ओपेनहीम, हॉलैंड, स्ट्रॉक आदि विद्वानों ने इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का नाम दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के विधि शास्त्री जेरेमी बेंथम ने सन 1780 में किया है। विभिन्न देशों के बीच संबंधों को सामान्य रखने के लिए ऐसे नियमों की आवश्यकता होती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। ऐसे नियमों के संग्रह को अंतर्राष्ट्रीय विधि या कानून कहा जाता है। परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि में इतने अधिक परिवर्तन हो गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से विकसित किए गए नियमों तथा सिद्धांतों को नई अंतर्राष्ट्रीय विधि की संज्ञा देना प्रारंभ कर दिया है। नई अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार राष्ट्रों की आत्मनिर्भरता है। इसकी अपेक्षा परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि की धारणा प्रभुत्व संपन्न राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करने वाली विधि की धारणा थी। ये साथियों हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय कानून। इससे अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाएं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित हैं। क्लाई पेरी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिप्राय उस विधि प्रणाली से है जिसका प्रमुख कार्य राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करना है। ओपेनहीम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून उन प्रथागत तथा पारस्परिक समझौते से बने नियमों का संग्रह है जिनका सभी राज्यों द्वारा परस्पर संबंधों के निर्धारण से पालन किया जाता है। हेलक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि राज्यों के पारस्परिक व्यवहार का नियम करने के लिए कानून है। लॉरेंस के अनुसार ये ऐसे नियम हैं जो सभ्य राज्यों के सामान्य समूह के पारस्परिक व्यवहारों का निर्धारण करते हैं। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि निरंतर विकसित होने वाले नियमों तथा सिद्धांतों का एक समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं। आगे देखते हैं साथियों। परमाणु अप्रसार संधि NPT। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संपूर्ण विश्व में परमाणु तकनीक का तीव्र गति से प्रसार हुआ है। लगभग सभी राष्ट्रों ने परमाणु संबंधित ज्ञान में अभिरुचि लेना प्रारंभ किया है। हजारों वैज्ञानिकों को परमाणु तकनीक के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया तथा नवीन ढंग से तकनीशियनों का चयन किया गया। परमाणु क्षेत्र में तकनीकी विकास के कारण परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग की दृष्टि से तीव्र प्रगति हुई, परंतु परमाणु शस्त्र निर्माण के कार्य को गुप्त रखा गया। इस गोपनीय संकल्पना के परिणाम स्वरूप में विश्व के अनेक राष्ट्रों में इस तथ्य की ओर रुचि बढ़ी है कि परमाणु अस्त्रों का निर्माण किया जाए तथा उनका गुप्त रूप से भंडारण भी किया जाए। यह धारणा वर्तमान समय में भी बनी हुई है कि अतः 1959 ईस्वी के पश्चात संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस विषय पर चिंता व्यक्त की गई तथा कुछ प्रस्ताव स्वीकृत किए गए जिनमें परमाणु अस्त्रों के अध्ययन विस्तार का नियंत्रण स्थापित करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए। आगे देखते हैं। सन 1967 ईस्वी में विशेषज्ञों का प्रतिवेदन रखा गया था जिसमें कहा गया था कि परमाणु हथियार बनाने वाली वर्तमान 5 महाशक्तियों के अतिरिक्त विश्व में 7 ऐसे राष्ट्र भी हैं जो परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण अथवा रचनात्मक कार्यों में उपयोग करने के अतिरिक्त परमाणु शस्त्र बनाने की तकनीक को भी विकसित करने की क्षमता रखते हैं। वर्तमान समय में विश्व में लगभग 44 ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने परमाणु क्षमता प्राप्त करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है अथवा जो इस क्षमता को प्राप्त करने की स्थिति में है। विशेषज्ञों का मत है कि यदि हम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सोचते हैं तो हम यह भी सोचना होगा कि
विश्व में परमाणु शस्त्र बनाने वाले राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि न हो। इसलिए सुरक्षा की समस्या का समाधान यही है कि परमाणु शस्त्र धारक राष्ट्रों की संख्या न बढ़ने दी जाए। साथ ही जिनके पास परमाणु शस्त्र हैं उन पर भी आवश्यक प्रतिबंध लगाए जाएं। सोवियत संघ तथा अमेरिका ने अगस्त 1967 ईस्वी में आणविक शस्त्र नियंत्रण के संबंध में कुछ प्रारूप तैयार करने प्रस्तुत किए। इन प्रारूपों में इस बात पर बल दिया गया था कि परमाणु शस्त्रों का और अधिक संग्रह न किया जाए। तो 12 जून 1968 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारी बहुमत से इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया। 1 जुलाई 1968 ईस्वी को उक्त संधि हस्ताक्षर के विश्व के संपूर्ण राष्ट्रों के सम्मुख प्रस्तुत की गई थी तथा उसी दिन अमेरिका, ब्रिटेन, आगे देखते हैं साथियों से, उसी दिन अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा 50 से अधिक राष्ट्रों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और वह संधि 5 मार्च 1970 ईस्वी से प्रभावित हो गई। परमाणु अप्रसार संधि की क्रियान्विति। उपरोक्त संधि के अंतर्गत यह व्याख्या की गई है कि जिन राष्ट्रों के पास परमाणु शस्त्र हैं वे अन्य राष्ट्रों को अपने शस्त्र न तो स्वयं और न पारस्परिक सहयोग के आधार पर प्रयोग हेतु प्रदान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति संस्था के साथ वार्तालाप के पश्चात किए जाने वाले समझौते के अंतर्गत गैर परमाणु शस्त्र धारक राष्ट्रों के द्वारा संरक्षण मानकर चलने की व्यवस्था की गई है, जिससे गैर परमाणु शक्ति धारक राष्ट्रों को बिना किसी भेदभाव के कम मूल्य पर परमाणु परीक्षणों के शांतिपूर्ण उपयोग के द्वारा बड़े लाभ प्राप्त हो सकेंगे। संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक राष्ट्र परमाणु शस्त्रों की दौड़ को समाप्त करने तथा परमाणु निशस्त्रीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए अपने उत्तरदायित्व की पहल करने के लिए बाध्य है। यह भी सुनिश्चित किया गया कि यदि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी राष्ट्र के हितों को हानि पहुंचती है तो वह संधि से पृथक हो सकता है। संधि की एक व्यवस्था यह भी है कि संधि के लागू होने के 25 वर्ष के पश्चात एक सम्मेलन बुलाकर उस संधि को अनिश्चित काल तक जारी रखने के विषय में भी निर्णय लिया जाएगा। संधि के प्रारूप पर आपत्तियां। संधि के प्रारूप पर आपत्ति करने वाले देशों में फ्रांस, इटली, जर्मन, भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना तथा पाकिस्तान थे। भारत में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत का यह स्पष्ट मत है कि यह संधि भेदभावपूर्ण है, असमानता पर आधारित है और एकपक्षीय तथा अधूरी है। भारत को अपने इस आपत्ति के कारण परमाणु क्लब के सदस्यों देशों की कड़ी आलोचना को सहन करना पड़ा। भारत ने कहा कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने तथा पूर्ण निशस्त्रीकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय स्तर पर नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। इन राष्ट्रों ने परमाणु अप्रसार संधि के विरुद्ध निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उनका यह विचार था कि यह संधि पक्षपातपूर्ण है। यह परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्रों तथा परमाणु शस्त्रहीन राष्ट्रों के मध्य अंतर को बढ़ाने के लिए परमाणु संपन्न राष्ट्र पर निर्भर रखने के लिए बनाई गई थी। यही नहीं, इसमें न तो परमाणु निशस्त्रीकरण की ही कोई बात कही और न ही चीन तथा फ्रांस के परमाणु कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लाने संबंधित कोई व्यवस्था है। पाकिस्तान के इनकार का कारण था कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। आगे देखते हैं साथियों। 11 मई 1995 ईस्वी को संधि का पक्ष लेने वाले राष्ट्रों ने इस संधि का अनिश्चितकालीन विस्तार करने का निर्णय लिया। साथ ही संधि की समीक्षा तथा विस्तार के विषय में भी बातचीत की। सभी पक्षधरों ने एक स्वर में कहा कि यह संधि सार्वभौम बनाई जाए तथा इसका सरलीकरण किया जाए।
भारत, इजराइल तथा पाकिस्तान से इस संधि में सम्मिलित होने के लिए कहा गया। संधि की आलोचना। छोटे राज्यों के हितों के प्रतिकूल। उपयुक्त संधि छोटे देशों के हितों को सुरक्षित रखने तथा समयानुकूल परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। दूसरा, परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्रों के हितों के अनुकूल। इस संधि के द्वारा एक तरफ से तो यह प्रतिबंध लगाया गया है कि जिन राष्ट्रों ने अभी तक परमाणु अस्त्र नहीं बनाए हैं वे भविष्य में भी निर्माण न करें, और दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से परमाणु अस्त्र से विभिन्न राष्ट्रों को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों द्वारा परमाणु आक्रमण के समय जो गारंटी दी गई है वह अपर्याप्त है। तीसरा पॉइंट साथियों, अविश्वास तथा आशंका का वातावरण। परमाणु संधि करने वाले राष्ट्र भी पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं हैं। उनके सैनिक तथा असैनिक कार्यों को शंका की दृष्टि से देखा जाता है। वर्तमान समय में कोई भी राष्ट्र मन से परमाणु अप्रसार कार्यक्रमों को लागू करना नहीं चाहता है। चौथा पॉइंट साथियों, महाशक्तियों पर नियंत्रण की व्यवस्था नहीं, यानी महाशक्तियों ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि वे स्वयं भी आणविक शक्ति का उत्पादन नहीं करेंगी। परमाणु अप्रसार संधि अब तक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के मध्य परमाणु शस्त्र दौर पर नियंत्रण करने में असफल सिद्ध हुई है। यह पूर्ण तथा सामान्य निशस्त्रीकरण को प्रभावी बनाने में भी असफल हुई है। यह परमाणु कार्यक्रम के विस्तार को भी नहीं रोक सकी। फ्रांस तथा चीन दोनों देशों अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रांस ने 2 परमाणु परीक्षण किए जबकि चीन ने 1 परमाणु परीक्षण किया। पाकिस्तान ने भी परमाणु बम बना ही लिया है। 1998 ईस्वी में भारत तथा पाकिस्तान ने क्रमशः 5 तथा 6 परमाणु परीक्षण किए। वर्तमान समय में अमेरिका के द्वारा ईरान तथा उत्तरी कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कुछ समय पूर्व रूस ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वैक्यूम बम का सफल परीक्षण किया। इस बम के निर्माण में यूरेनियम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा पॉइंट साथियों, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, यानी उत्तरीय अटलांटिक संधि संगठन नाटो। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साथियों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। क्षेत्रीय संगठनों में नाटो को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जो एक सैन्य संगठन है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का संक्षिप्त नाम है। सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव और साम्यवाद के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रयासों से 14 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो का गठन किया गया। 13 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने वाशिंगटन में नाटो संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये राष्ट्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली और साथियों आगे क्या है, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, पुर्तगाल, ब्रिटेन, नीदरलैंड और नॉर्वे। 1952 ईस्वी को यूनान और टर्की तथा 1955 ईस्वी को पश्चिमी जर्मनी को भी नाटो संगठन में सम्मिलित कर लिया गया। 1997 ईस्वी में एक ऐतिहासिक निर्णय द्वारा नाटो ने पोलैंड, हंगरी तथा चेक गणराज्य को 1999 ईस्वी तक नाटो का सदस्य बन जाने का निमंत्रण दिया। इस बात पर भी विचार किया गया कि रोमानिया तथा स्लोवाकिया को सदस्य बन लेना चाहिए। वर्तमान समय में रूस स्वयं नाटो का सहयोगी सदस्य बन चुका है। अमेरिका नाटो को बनाए रखने तथा इसे और भी सुदृढ़ करने का पक्षधर है तथा इसके कारण ही वर्तमान समय में शीत युद्ध की पूर्णतः परिसमाप्ति के समय में भी नाटो विद्यमान होने के साथ साथ क्रियाशील भी है। अमेरिका नाटो के माध्यम
से विश्व राजनीति पर अब अपनी पकड़ को सुदृढ़ करना चाहता है। अमेरिका नाटो की सेना को अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है। नाटो संधि 20 वर्ष के लिए हुई थी। सन 1969 ईस्वी में पुनः इसकी अवधि 20 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। इसका सन 1989 में नवीनीकरण कर दिया गया। फ्रांस 1966 में नाटो से पृथक हो गया था, लेकिन सन 1968 में आगे देखते हैं साथियों, 68 में चेकोस्लोवाकिया की घटनाओं के कारण फ्रांस पुनः इसका सदस्य बन गया। नाटो के सदस्य राष्ट्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापक प्रभाव है। संगठनात्मक ढांचा अनुच्छेद 9 में नाटो के संगठनात्मक ढांचे का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया गया है। उत्तरी अटलांटिक परिषद नाटो के ढांचे में सबसे ऊपरी सतह पर उत्तरी अटलांटिक परिषद है, जिसमें सभी सदस्य को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस परिषद में उच्च स्तर के वे मंत्री अर्थात विदेशी मामले, प्रतिरक्षा तथा वित्त मंत्री और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के स्थायी सदस्य सम्मिलित होते हैं। यह परिषद नाटो की सर्वोच्च कार्य समिति है। आगे देखते हैं सचिवालय नाटो के दिन प्रतिदिन का प्रशासकीय प्रबंधन सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है, जिसका प्रमुख एक महासचिव होता है। सचिवालय संपूर्ण रिकॉर्ड रखता है तथा परिषद की सहायता करता है। यह परिषद के प्रति उत्तरदायित्व होता है। सैनिक समिति नाटो का सैनिक संगठन सैनिक समिति, स्थायी ग्रुप, कमांड तथा क्षेत्रीय योजना ग्रुप को मिलाकर बनता है। सैनिक समिति में सदस्य राष्ट्रों के स्टाफ के सेनाध्यक्ष सम्मिलित होते हैं। ये परिषद को परामर्श देते हैं, सहायता अधिकारियों को सैनिक प्रश्नों पर मार्गदर्शन भी देते हैं। सैनिक अध्यक्षों को स्थायी सैनिक प्रतिनिधि सैनिक समिति के सत्र के मध्य के समय में सैनिक कार्य संभालते हैं। स्थायी ग्रुप स्थायी निकाय होता है, जिसमें अमेरिका तथा ब्रिटेन के चीफ ऑफ स्टाफ के प्रतिनिधि होते हैं। अन्य अंग इन तीनों अंगों के अतिरिक्त 4 आयोग अर्थात वित्त तथा आर्थिक आयोग, प्रतिरक्षा उत्पादन आयोग, आंतरिक समुद्र जहाजरानी के लिए योजना आयोग तथा यूरोपीय सतही यातायात आयोग आदि सदस्य राष्ट्रों में सहयोग स्थापित करने में सहायता प्रदान करते हैं। आलोचना नाटो संगठन पश्चिमी राष्ट्रों के लिए प्रशंसा का पात्र रहा है। इससे नाटो के सदस्यों को स्वतंत्रता, शांति और सुरक्षा की गारंटी मिली है। अब इजराइल युद्ध 1967 ईस्वी तथा चेकोस्लोवाकिया की समस्या 1968 का समाधान करने में भी नाटो आगे देखते हैं नाटो सफल रहा। 1977-78 की यूरोपीय सुरक्षा सहयोग परिषद के हेलसिंकी सम्मेलन में इसका प्रभाव कम दिखाई पड़ा, परंतु अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप, पश्चिम तथा दक्षिण एशिया की कुछ घटनाओं के कारण नाटो ने पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे रखा। सोवियत संघ के द्वारा किए जा रहे साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में सैन्य संगठनों की स्थापना की थी। नाटो उनमें से ही एक है। इस संगठन के विरुद्ध सोवियत संघ ने भी वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। सोवियत संघ के विघटन तथा साम्यवाद के पतन के पश्चात रूस ने वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया, परंतु अमेरिका ने नाटो को समाप्त करने के स्थान पर उसे सुदृढ़ करने का मन बना लिया। यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अमेरिका के वर्चस्व को स्थापित करने वाला साधन सिद्ध होगा। अमेरिका इस संगठन के आधार पर विश्व के किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यकता इस बात की है कि इस सैन्य संगठन को भी समाप्त किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं साथियों
ये साथियों आपका 5वां पॉइंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबवर्जन यानी सबवर्जन अर्थात पूर्ण विनाश की स्थिति वह है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आर्थिक, सैनिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से नष्ट करना चाहता है। यह एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का प्रभावशाली साधन है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों यानी राज्यों ने प्रभावी भूमिका निभाई है। आणविक युग में यदि राष्ट्रों के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसमें यानी इससे राष्ट्रों का पूर्ण विनाश हो सकता है। कुछ विकसित राष्ट्र अपने राष्ट्र के हितों के अभिवर्धन के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना पूर्ण वर्चस्व स्थापित करने के लिए के उद्देश्य से प्रेरित होकर दूसरे राष्ट्रों का पूर्ण विनाश करना चाहते हैं। ये राष्ट्र प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से दूसरे राष्ट्रों को गतिविधियों में हस्तक्षेप करते हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विज्ञान का विध्वंस करना चाहता है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने खाड़ी देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से इराक पर आक्रमण किया। यद्यपि अमेरिका ने अपने तेल प्राप्त करने के उद्देश्य को छिपाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह प्रचारित तथा प्रसारित किया कि इराक के पास जैविक हथियार हैं और वह उनका प्रयोग भी कभी भी विश्व समुदाय के विरुद्ध कर सकता है। आगे देखते हैं साथियों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित निरीक्षण दल ने इराक के समस्त प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने के उपरांत यह सूचना दी कि इराक के पास जैविक हथियार नहीं है। फिर भी सद्दाम हुसैन के वर्चस्व को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जनमत के विरोध की ताक पर रखकर यानी विरोध को ताक पर रखकर इराक पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण ने इराक में चारों तरफ अराजकता, अव्यवस्था एवं तबाही की स्थिति उत्पन्न कर दी। अमेरिका सेनाओं ने इराक के व्यापारिक प्रतिष्ठानों, तेल क्षेत्रों तथा परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के क्षेत्रों को भी भारी क्षति पहुंचाई। इस युद्ध में इराक की पराजय हुई तथा सद्दाम हुसैन के तानाशाही शासन का अंत हुआ, परंतु इस अंत ने इराक को आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से नष्ट कर दिया। अमेरिका ने इराक के संबंध में विध्वंसकारी नीतियों का अवलंबन किया। परमाणु अस्त्रों के विकास ने संपूर्ण विश्व के समक्ष पूर्ण विध्वंस की स्थिति उत्पन्न कर दी है। यदि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इसका परिणाम पूर्ण विध्वंस ही होगा। जिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्रों के विशाल भंडार हैं उनकी गलती से भी पूर्ण विध्वंस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यूक्रेन राज्य में स्थापित परमाणु मिसाइलों को संचालित करने के बटन एक सूटकेस, आगे देखते हैं क्या कि यूक्रेन राज्य में स्थापित परमाणु मिसाइलों को संचालित करने के बटन एक सूटकेस में बंद हैं जो राष्ट्रपति के पास हैं। यदि एक भी बटन को दबा दिया जाए यानी एक भी बटन को दबा दिया जाता है तो पूर्ण विध्वंस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लास्ट पॉइंट साथियों, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संपूर्ण विश्व में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से थोपी गई संधि है। यह 1993 ईस्वी में भारत तथा अन्य देशों के अतिरिक्त अमेरिका के साथ एक सह प्रस्तावना थी, परंतु 1995 ईस्वी में यह कहकर कि यह संधि सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण के कार्यक्रम से संबंध नहीं है, प्रस्तावित नहीं हो सकती। सन 1996 ईस्वी में जिनेवा में इस संधि के विषय में विचार विमर्श होता रहा। इस विश्व प्रसिद्ध संधि के अंतर्गत परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने तथा उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए और साथ ही जांच के लिए
एक अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की व्यवस्था की गई। भारत ने CTBT के प्रारूप पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि जो प्रारूप प्रस्तावित था उसमें परमाणु निःशस्त्रीकरण का कोई बात, आगे देखते हैं, नहीं रखी गई थी। भारत ने इसके अतिरिक्त इस संधि का विरोध इस कारण से भी किया कि यह संधि अत्यधिक संकीर्ण तथा इसमें केवल नवीन परीक्षण न करने की बात कही गई, परंतु नवीन तकनीकी विकास तथा नवीन परमाणु शस्त्रों के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। संधि में एक कमी की बात यह है कि इसके स्वरूप में परमाणु राष्ट्रों की तकनीकी उपलब्धता को ज्यों का त्यों रखने तथा उनके हितों की सुरक्षा की बात विशेष रूप से कही गई। इसमें कोई भी बिंदु संपूर्ण निःशस्त्रीकरण की ओर संकेत नहीं करता है। विकसित राष्ट्रों के पास ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा वे प्रयोगशालाओं में ही परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। उनके लिए भूमिगत परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में विकासशील राष्ट्र तो अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रख सकते हैं, जबकि विकासशील राष्ट्रों को अपने परमाणु कार्यक्रम बंद करने पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्रयोगशालाओं में परीक्षण करने की तकनीक नहीं है। अतः यह संधि पक्षपातपूर्ण है, जो विकसित राष्ट्रों का परमाणु कार्यक्रम पर एकाधिकार बनाए रखने में सहायक है। यह केवल विकासशील राष्ट्रों के परमाणु कार्यक्रम को ही प्रतिबंधित करती है। आगे देखते हैं साथियों, संधि की वर्तमान स्थिति। संधि की वर्तमान स्थिति क्या है? CTBT पर 24 सितंबर 1996 ईस्वी से हस्ताक्षर करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वर्तमान समय तक इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों की संख्या 179 हो गई। इस संधि को अपने राष्ट्र की विधायिकाओं द्वारा अनुमोदित कराने वाले राष्ट्रों की संख्या 144 है, जबकि इस पर हस्ताक्षर न करने वाले राष्ट्रों की संख्या 16 है। इस संधि का अनुमोदन न करने वाले राष्ट्रों की संख्या 51 है तथा हस्ताक्षर के बावजूद अनुमोदन न करने वाले राष्ट्रों की संख्या 35 है। संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले प्रमुख देश हैं भूटान, क्यूबा, उत्तर कोरिया, भारत, मॉरिशस, पाकिस्तान, सऊदी अरब तथा सीरिया। हस्ताक्षर के बावजूद अनुमोदन न करने वाले प्रमुख राष्ट्र चीन, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया, इराक, इजराइल, लेबनान, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, अमेरिका तथा जिम्बाब्वे। परीक्षण पर निगरानी रखने के लिए संपूर्ण विश्व में 337 स्टेशन स्थापित किए गए हैं। CTBT को यह उस समय भारी आघात लगा जब अक्टूबर 1999 में अमेरिकी सीनेट ने उसे स्वीकृत नहीं किया। जब वहां मतदान हुआ तो 48 मुकाबले 51 मतों से इस संधि को अस्वीकार कर दिया। आगे देखते हैं साथियों, क्रियान्वयन की प्रगति। क्रियान्वयन, जी साथियों, क्रियान्वयन है। क्रियान्वयन की प्रगति। संयुक्त राष्ट्र ने 6 से 8 अक्टूबर 1999 ईस्वी को वियतनाम में एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया, जिससे CTBT के क्रियान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। इस सम्मेलन में 92 देशों के 400 प्रतिनिधियों सम्मिलित हुए। 400 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रयास किया कि संधि पर सभी राष्ट्र 2-3 वर्ष के अंतराल पर हस्ताक्षर कर दें, परंतु महासचिव को इस प्रयास में सफलता प्राप्त हुई। ये साथियों आपका क्वेश्चन था, जो साथियों परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने ये लेके आए। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही नेक्स्ट पेपर की हम वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो साथियों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथियों, यहीं तक, धन्यवाद।